The experiment corresponding to reaction 8.15 can also be observed if zinc rod is dipped in copper sulfate solution. तो 8.15 रिएक्शन में Zn2 प्लस रिप्लेस कर रहा है Cu2 प्लस को। कैटाइंस यहाँ पे हैं, एनाइन चाहे जो भी इन्वॉल्व हो, सल्फेट हो या नाइट्रेट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ कैटाइंस का एक्सचेंज हो रहा है 8.15 रिएक्शन में। तो डेफिनेटली कॉपर सल्फेट के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। यहाँ हम एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं सच दैट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इनडायरेक्टली। बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे मेजर किए जा रहे हैं। दो रोड्स हमारे पास होंगी, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट विड बी कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस वो मेजर तभी किया जा सकेगा ना जब ये दोनों सॉल्यूशन एक वायर से कनेक्टेड होंगे जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एंड जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, वहाँ से मेजर किया जा सकेगा। तो इन दोनों को सेपरेट करना ज़रूरी है इसके लिए। दिस नेसेसिटेट्स द सेपरेशन ऑफ जिंक मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इफ़ वी टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर स्ट्रिप और कॉपर रोड, उसके अंदर लें एक बीकर के अंदर, दूसरे बीकर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लें और जिंक रोड या स्ट्रिप उसके अंदर डिप करें, तो ये दोनों सॉल्यूशन अब सेपरेट हो गए हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एक वायर के थ्रू करवा सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर स्पीड होगी, जिससे मेजर किया जा सकता है इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वही इस एक्सपेरिमेंट में किया गया, एंड इससे एक रेडॉक्स कपल फॉर्म हो जाएगा which can be represented by separating the oxidized form from the reduced form by a vertical line or a slash representing the interface between solid and solution। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं रेडॉक्स कपल्स के, Zn2 plus slash Zn and Cu2 plus slash Cu। These redox couples, basically these are showing that beaker contains both oxidized and reduced form of the metal। ऑक्सीडाइज फॉर्म ये जो कैटायंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सॉल्यूशन में हैं, एंड जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट बेसिकली, और जो रॉड है मेटल की सॉलिड फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है, वो ये रिड्यूस्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। तो दिस फॉर्म द रेडॉक्स कपल विद इन अ बीकर। वी कनेक्ट द सॉल्यूशन इन द टू बीकर्स बाय अ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है एंड क्या कंसिस्ट करता है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कंसेप्ट का। A U tube containing a solution of potassium chloride or ammonium nitrate, usually solidified by boiling with agar and later cooling to a jelly like substance। तो बेसिक पर्पस क्या होता है ये जान लीजिए साल्ट ब्रिज का। जैसा कि नाम बता रहा है, ये साल्ट आयंस की जो मूवमेंट होनी है वो साल्ट ब्रिज के थ्रू होनी है। ये कनेक्ट करता है दो सॉल्यूशन को। सॉल्यूशंस में तो बेसिकली आयंस ही होते हैं ना, तो आयंस की मूवमेंट को जो करवाता है, ट्रांसफ़र करवाता है, इट इज़ साल्ट ब्रिज, एंड यू शेप्ड होती है। ये तो इसके डायग्राम से दिख रहा है, लेकिन ये क्या क्या कंसिस्ट करती है ये ज़रूर आपको याद रखना है। पहला तो पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब साल्ट वर्ड हम जब भी सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है सोडियम क्लोराइड, उसके आगे लगा हुआ है वर्ड ब्रिज। ब्रिज का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किया जाता है, तो इससे आगे निकल जाएगा बेसिकली साल्ट से। और सोडियम से आगे होता है पोटेशियम, एल्कली मेटल्स में आप जानते हैं। तो साल्ट ब्रिज मीन्स साल्ट से आगे होगा पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से आगे। ऐसे आपको याद हो जाएगा कि साल्ट ब्रिज पोटेशियम क्लोराइड होता है। दूसरा इसमें यूज़ किया जा सकता है अमोनियम नाइट्रेट। इन दोनों ही वर्ड्स में NiNi आता है, एंड साल्ट ब्रिज की शेप यू ट्यूब की शेप होती है, इसमें 2 आ रहा है। तो इन दोनों को हम अगर जोड़ दें तो हमारे पास एक नाम आ रहा है नीटू। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को भी यू ट्यूब यानी साल्ट ब्रिज की तरह यूज़ किया जा सकता है। ये तो हो गया कि कौन से कंपोनेंट होते हैं। एग्जैक्ट फिजिकल अरेंजमेंट क्या होती है साल्ट ब्रिज की, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, दो सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है, आयंस की मूवमेंट होगी इसके थ्रू। तो ये सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड में आयंस की मूवमेंट नहीं होती, एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि फ्लूइड्स के थ्रू ही होती है। तो एंड इसका जेली लाइक सब्सटेंस होना चाहिए। जेली लाइक इसलिए थोड़ा बहुत सॉलिडिफाइड इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये गिर ही जाएगा अगर बिल्कुल लिक्विड होगा। अगर इसकी एग्जैक्ट आपको मैं फिगर दिखाऊं तो ऐसा कुछ होता है, दो सॉल्यूशन का ऐसे कनेक्ट करता है ये। अगर ये बिल्कुल ही फ्लूइड हो गया तो इस जगह पे ये प्लेस ही नहीं हो पाएगा, इसलिए जेली लाइक होना इसकी नेसेसिटी होती है एक साल्ट ब्रिज की।
तो एंड तो जेली लाइक ही होगा, और वैसे आपको याद भी हो जाएगा जो इसमें दिए हुए हैं इसके कंपोनेंट। अगर अगर से इसको सॉलिडिफाई किया जाता है, जो आप बायोलॉजी में जानते हैं, प्लांट किंगडम में चैप्टर में आता है, अगर अगर का इस्तेमाल आइसक्रीम्स और जेली बनाने में किया जाता है, तो जेली तो बनेगी ही, क्योंकि अगर अगर आपने ले लिया। एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर what is the arrangement of salt bridge. This provides an electric contact between the two solutions without allowing them to mix with each other. This is important. ये सॉल्यूशंस आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, ऐसा हो गया तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा जिंक से कॉपर की ओर, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनलिटिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है कॉपर से। लेकिन हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं चाहिए, हमें वायर्स के थ्रू फ्लो करना है, तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड साल्ट ब्रिज। ये कनेक्ट करता है दो सॉल्यूशंस को विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। The zinc and copper rods are connected by a metallic wire with a provision of an ammeter and switch. ये ammeter flow of current measure करता है, जिससे फिर potential difference निकाला जा सकेगा, and switch current को on off के लिए यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ नोन एज डैनियल सेल। जी हाँ, ये एक स्पेसिफिक नाम है जिंक और कॉपर के बिटवीन जो सेल बनती है, इसको डैनियल सेल बोलते हैं। इससे पहले हमने जो गैल्वेनिक सेल बना था वो इन जनरल होती है, जनरलाइज्ड सेल है वो एक। डैनियल सेल इज़ जस्ट अ सेल विद इन गैल्वेनिक सेल। एंड आपको ध्यान रखना है, ये तो हमने देख लिया था कि रिएक्शन होती है जिंक और कॉपर के बीच में, ये पहले भी आ चुका है, दो बार रिपीट हो चुका है। तो किन दो आयंस के बीच में रिएक्शन होगी ये तो याद आपको रह ही जाएगा, लेकिन उसका नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है। इसी डैनियल सेल इसका नाम है जब जिंक और कॉपर के बीच में होती है। एंड जिंक जो हमारा एलिमेंट है मेन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसमें IN आता है। इसकी बात कर रहा था मैं, IN। और डैनियल सेल में भी एक साथ NI आ रहा है, इससे आपको याद हो जाएगा। वैसे गैल्वेनिक सेल में भी IN आता है एक साथ, लेकिन वहाँ 8 वर्ड्स आते हैं उसमें, यहाँ पे 7 आ रहे हैं। तो बड़ा जनरलाइज्ड नाम है गैल्वेनिक सेल, जो कि इन जनरल किन्हीं दो आयंस के बीच में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप होता है तो उसको बोलते हैं। और स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर के बीच में अगर सेट हो रहा है तो उसको डैनियल सेल बोलेंगे। यहाँ पे 7 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं इसमें डैनियल सेल में, यानी जो मोर प्रिसाइज टर्म यूज़ की जा सकती है जिंक और कॉपर के लिए वो डैनियल सेल है, ना कि गैल्वेनिक सेल। को जनरलाइज्ड है, बहुत सारी सेल्स को बोला जा सकता है गैल्वेनिक सेल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। When the switch is in the off position, no reaction take place and no current flows through the metallic wire. तो कनेक्ट ही नहीं है वो दो सॉल्यूशन जब स्विच ऑफ है, उनका कनेक्शन तभी होगा स्विच ऑन जब किया जाएगा। एज सुन एज द स्विच इज इन ऑन पोजिशन वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। The transfer of electrons now does not take place directly from zinc to Cu2 plus but through metallic wire connecting the two rods as it is apparent from the arrow which indicates the flow of current। तो flow of current just opposite होता है flow of electrons के, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। कैथोड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो ऑफ करंट होता है, एंड नेगेटिव तो साइन इलेक्ट्रॉन का ही होता है, तो यहाँ से ओरिजिनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और जाएगा पॉजिटिव की ओर। तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। एंड इसी की वजह से होता है बेसिकली फ्लो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही कर रहा होता है, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अजूम किया है कि इसका करंट का डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट होगा ना, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा। वैसे इन रियलिटी ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही फ्लो ऑफ करंट बोला जाता है। तो ये हमने अरेंजमेंट कर दी है ऑलरेडी कि इन दोनों को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो इनडायरेक्टली फ्लो होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉल्यूशन फ्लोज बाय द माइग्रेशन ऑफ आयन थ्रू द साल्ट ब्रिज। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट तब फ्लो होता है जब एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट करने का काम यहाँ पे साल्ट ब्रिज कर रहा है, दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करके। तो माइग्रेशन ऑफ आयंस थ्रू साल्ट ब्रिज, साल्ट ये नाम ही बता रहा है कि इसके थ्रू आयंस का फ्लो होगा साल्ट में, क्योंकि आयंस होते हैं। तो माइग्रेशन ऑफ आयंस की वजह से ये यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी इसी कारण।
We know that the flow of current is possible only if there is a potential difference between the copper and the zinc rods known as electrodes here. तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दो रोड्स के बीच में विच इज़ हेयर रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसीज ऑफ कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स। एंड दूसरा वायर से कनेक्ट भी तो होने चाहिए फ्लो ऑफ करंट के लिए, जो कि हमने ऊपर देखा। तो ये दोनों क्राइटेरिया डेफिनेटली सेटिस्फाइड होने चाहिए फ्लो ऑफ करंट के लिए। अब ये डायग्राम देख लेते हैं डैनियल सेल का। कैथोड पे रिडक्शन हो रही है एंड ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द सेटअप ऑफ अ डैनियल सेल, electrons produced at anode due to the oxidation of zinc travel through the external circuit to the cathode where these reduce the copper ions to Cu solid. Circuit is completed inside the cell by the migration of ion through the salt bridge. It may be noted that the direction of current is opposite to the direction of electron flow. ये सारी चीज़ें A to Z हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं थ्योरी में। पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये लाइन लिख ही दी एनसीईआरटी ने फाइनली। इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ ईच स्पीशी अगर यूनिटी मान लें और गैस है तो हमें प्रेशर की टर्म्स में 1 atm मान लें अगर कंसनट्रेशन, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे पोटेंशियल ऑफ ईच इलेक्ट्रोड कैन बी कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार हम देख चुके हैं एंथैल्पी की टर्म्स में। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो एंथैल्पी होगी इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलेंगे। मोलर्स में 1 मोल के लिए लेते थे हम, यहाँ यूनिटी मान लिया है कंसंट्रेशन और प्रेशर को, गैस होगी अगर। और स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट वुड बी कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0 वोल्ट्स। तो ये वैसा ही है जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन की टर्म्स में पहले बताते थे द मोलर मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, यानी कार्बन का 12 टाइम्स होता है हाइड्रोजन के, और सल्फर का 16 टाइम्स होता है, सल्फ़र का 32 टाइम्स होता है बेसिकली, क्योंकि 32 मोलर मास है सल्फ़र का, एंड हाइड्रोजन का 1 होता है 1 ग्राम पर मोल। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। एंड ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं हाइड्रोजन ही है जो कि ये एस ब्लॉक और हैलोजन्स के बीच में कनेक्टिव लिंक होता है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। मेटल्स का आप देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स का होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 आता है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स का लिंक है हाइड्रोजन, तो 0 इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है 0.00 वोल्ट्स। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर ईच इलेक्ट्रोड इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव टेंडेंसी द एक्टिव स्पीशीज इन द प्रोसेस टू रिमेन इन द ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म। रिलेटिव टेंडेंसी यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम बता रहे हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड हमने मान लिया हाइड्रोजन का 0 वोल्ट्स। एंड डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये बताता है कि कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कौन ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहता है और कौन रिड्यूस्ड फॉर्म में। अ नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रेडॉक्स कपल इज अ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन द हाइड्रोजन कपल। तो नेगेटिव का ये मतलब होता है मेटल्स के लिए जो यूजली जो होता है। इसका रीज़न बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव के लिए ऐसा क्यों होता है और पॉजिटिव के लिए क्यों, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा। यही चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं हम। एंड इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आता है, जहाँ पे 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, एंड इन सब में कॉपर का पॉजिटिव वाला, तो वहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बेसिकली, जहाँ पे डेल्टा जी नोट की एसोसिएशन है इसके साथ ई नोट के साथ, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों कुछ एलिमेंट्स का ये पॉजिटिव होता है कुछ का ये नेगेटिव होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना आपको, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू, तो दे विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल जिनके लिए नेगेटिव है।
Positive standard electrode potential E naught means that redox couple is a weaker reducing agent than H plus H2 couple, और इन अदर वर्ड्स इसको बोला जाता है इट्स अ स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H प्लस H2 कपल। तो पॉजिटिव ई नोट मीन्स स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेगेटिव ई नोट मीन्स स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। ये सिर्फ इन्फर आउट करना आना चाहिए आपको यहाँ से सिर्फ। और अब आपके सामने पूरी टेबल आ गई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की 298 केल्विन में। ऑफकोर्स यार स्टैंडर्ड है तो टेम्परेचर की वैल्यू यही होगी, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार और अच्छे से लर्न करवाई है आपको। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनमें एग्जैक्ट ना तो वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है, ना ही इनके सीक्वेंस को आपको लर्न करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स ई नोट की वैल्यूज़ का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिर्फ इतना अगर आपको पता है इस टेबल से आपका काम हो जाएगा। जैसे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में होता है ई नोट, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। और लिथियम का नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होता है ई नोट, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज़ लिथियम। ये एक्सट्रीम फैक्ट्स आपको इसके बारे में पता होने चाहिए, और ज़्यादा कुछ इससे वैल्यूज़ और सीक्वेंस वगैरह नहीं पूछे जाते आपसे। एक चीज़ जो 2020 के कोविड पेपर में पूछी गई थी कि आपको 3-4 मेटल्स दे दिए गए थे एंड पूछा था इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट किसका होगा, उनमें से एक था गोल्ड। अब और जो 3 थे बाकी वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स जिनको बोल सकते हैं, एक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं, जैसे पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम थे। एल्कली मेटल्स तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, तो उनका तो नेगेटिव होगा भाई। रिड्यूसिंग एजेंट्स मेटल्स का नेगेटिव होता है, तो उनसे तो ये अपेरेंटली सेपरेट किया जा सकता है ना गोल्ड। एंड ये डी एंड एफ लोग चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कॉपर का 3D सीरीज में सिर्फ और सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव होता है, 0.34 लेते हैं हम, बाकी सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, क्योंकि मेटल्स का यूज नेगेटिव ही होता है। तो कॉपर का नेगेटिव है तो इसके नीचे आता है सिल्वर, उसका पॉजिटिव है, सॉरी कॉपर का, तो नीचे इसके सिल्वर आता है तो उसका और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए 0.80 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखनी है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। और जो इसके नीचे आता है गोल्ड तो उसका और ज़्यादा पॉजिटिव होगा, 1.4 होगा। ये कंसेप्ट से बताया जा सकता है कि कॉपर से फिर इंक्रीज करते हुए गोल्ड की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी सबसे कम होती है। नेटिव मेटल इसको बोलते हैं, जो नोबल मेटल है, रिएक्ट नहीं करता। तो ये देख के बताया जा सकता है, इसमें वैल्यूज़ नहीं लर्न करनी है आपको, कंसेप्चुअली आप बता पाएंगे उसमें। बाकी तीनों मेटल्स हैं उनका तो नेगेटिव होगा, गोल्ड का पॉजिटिव होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा गोल्ड का होगा। कंसेप्ट से होते हैं क्वेश्चन में, वैल्यूज़ लर्न नहीं करनी होती है आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव ई नोट का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, सारे कंसेप्ट अच्छे से कर लिए हैं। समरी में ऐसा कुछ नहीं है जो थ्योरी में हमने ऑलरेडी ना स्टडी कर लिया हो, वैसे आप पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो। नया कुछ नहीं मिलने वाला, इसकी गारंटी है। एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 25, केवल उसी का आंसर गिवन है पीछे बुक में, इसलिए हम वही क्वेश्चन करेंगे। एनटीए क्योंकि जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी कंफर्म नहीं करता जिनके आंसर, वो पूछता ही नहीं है पेपर में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। इन ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड बाई, इसमें हो क्या रहा है वो सीधे देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो रही है ऑक्सीजन गैस से टू गिव नाइट्रिक एसिड एंड स्टीम यानी वाटर। तो ये रिएक्शन हमने लिख ली डायरेक्ट यहाँ पे। What is the maximum weight of nitric oxide NO that can be obtained by starting with 10 grams of ammonia and 20 grams of oxygen? तो बेसिकली स्टोइक्योमेट्री से ये क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं इसको फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट मानता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन को, एंड उसी की प्लेलिस्ट में इसको पुट करूँगा मैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन इसके हमें मिल जाते हैं, नॉर्मेलिटी वगैरह के। वैसे नॉर्मेलिटी इंट्रोड्यूस नहीं की गई इस चैप्टर में, सॉल्यूशंस में आएगी वो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बन जाएगा, ये स्टोइक्योमेट्री से होगा इस रिएक्शन की। अमोनिया प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O, ये रिएक्शन आपको गिवन थी। एंड यहाँ से अब आपको बैलेंस करना होगा। LHS में अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो RHS में जो वाटर है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब RHS में 6 हाइड्रोजन हो गए और LHS में सिर्फ 3 बचे, तो अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन 2 हैं LHS में और RHS में एक ही है, तो NO को 2 से मल्टीप्लाई किया है।
अब यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए हैं, ऑक्सीजन बचे हैं। ऑक्सीजन 5 दिखाई दे रहे हैं हमको RHS में, एंड एक ही है O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस होगी। तो ऐसे ही करके हीट एंड ट्रायल्स आपको देखना होता है बैलेंस किसी भी इक्वेशन को। अब यहाँ पे सबसे पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो फाइंड आउट करना। कैसे करना है, ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका रेशो ये सबसे कम आएगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, जो सबसे थोड़ा होता है वही होता है ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो अमोनिया का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम्स, इसका मोलर मास होता है 17। 10/70 हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि अमोनिया का 2 है यहाँ पे, तो 1/3 के अराउंड आपको ये रेशो आ जाएगा अमोनिया का। एंड मास ऑक्सीजन का गिवन है 20, इसका मोलर मास होता है 32, एंड 5/2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो उससे डिवाइड किया तो 1/4 के अराउंड आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन के लिए ये रेशो। तो 0.25, 0.33 से छोटा होता है डेफिनेटली, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन की टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि इसके कंज्यूम होते ही रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 5/2 मल्टीप्लाई बाई 32 80 आ रहा है, गिव्स 60 ग्राम ऑफ NO, यानी NO का मोलर मास होता है 32 मल्टीप्लाई बाई 30 60 ग्राम दे रहा है, तो 20 ग्राम देगा। 60 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 यानी 50 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। दैट्स द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड अगर आप इस अप्रोच से नहीं करेंगे एंड अमोनिया से कैलकुलेट करने लग जाएं, अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड, तो वो आंसर आपके पास आ जाएगा 17 ग्राम के अराउंड, विच विड बी रॉन्ग, क्योंकि 15 इज़ द राइट आंसर एंड क्लोज आंसर है। तो आपको ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि भाई क्लोज है 15 से 17 तो वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली इसका 15 ग्राम ही आंसर है। आपको ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट मान के करना था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जहाँ पे बहुत क्लोज आंसर्स होते हैं ऑप्शंस में, कि आपको राइट कंसेप्ट से करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपको फाइंड करना, जो कि पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो रिएक्शन उसी के कंज्यूम होने के बाद ही फिनिश हो जाएगी। सो दैट्स द ओनली क्वेश्चन वी नीडेड टू डू इन दिस चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है लेटेस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा होता है। फोर्थ रिएक्शन में ध्यान से देखिए, बैरियम का, ना ही क्लोरीन का, ना ही हाइड्रोजन का, ना ही सल्फर का, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है एज सेम इन रिएक्टेंट एज इन प्रोडक्ट्स। तो ये डेफिनेटली नहीं हो सकती रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी सबका चेंज हो रहा है, एंड कैसे चेंज हो रहा है वो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं, तो सीधे सीधे इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा ई नोट की वैल्यू जिसके लिए होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। 0.8 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो सिल्वर वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधे डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि रिएक्शन किनके बीच में हो सकती है। तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा यहाँ पे उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये हमने क्वेश्चन में एक एग्जांपल की फॉर्म में भी देखा था, जहाँ पे लेड ऑक्साइड की बात हो रही थी Pb3O4, नाइट्रिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन नहीं हो रही थी PbO2 की, क्योंकि वो दोनों ही सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। तो वहाँ पे हमने कंसेप्ट बनाया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, यानी जिसका सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम वाले के साथ। तो 1.9 0.34 के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स वैल्यू हैं। तो कॉपर विल रिड्यूस Br2, D वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड कॉपर एंड Br ये दोनों हमारे पहले ऑप्शन में भी हैं, तो आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या होगा, रिड्यूस होगा Br2, यानी Br2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसके ई नोट की वैल्यू ज़्यादा है, एंड ई नोट जिसका ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, यानी खुद वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे Br2 रिड्यूस होगा, ना कि Br-। तो ये एग्जैक्ट कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था, सो टू गेट दिस क्वेश्चन राइट। सो डी हो गया इसका आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी रिएक्शन फीजेबल नहीं है। तो अगेन वो पिछले वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे लगा, जिनके ऑलमोस्ट सिमिलर होगी,
दोनों ही या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, इनोट की वैल्यू सिमिलर है, तो वो उनके बीच में रिएक्शन फीजेबल नहीं है। 0.77 और 0.80 आयरन और सिल्वर के बीच में रिएक्शन फीजेबल नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू, तो इसका आंसर हो गया डी। एंड यहाँ पे तो आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए जी और एफ ई ये दोनों एक साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, जस्टिफाई द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ थायोसल्फेट। सो वी कैन सी इन द फर्स्ट रिएक्शन सल्फर +2 से +2.5 में जा रहा है, आयोडीन और ब्रोमीन हम जानते हैं दोनों हेलोजेंस है और हेलोजेंस नॉन मेटल्स में आते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो आयोडीन ऑक्सीडाइज कर रहा है +2 से +2.5 में, ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फर को +2 से +6 में। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ब्रोमीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन आयोडीन, ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। ये साफ साफ इस रिएक्शन से ही क्लियर हो जा रहा है, आपको दूसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे ए हो गया इसका आंसर। टाइम वेस्ट होगा अगर दूसरे ऑप्शन पे आप जाएंगे, पहला यहाँ पे दिया ही इसीलिए गया था कि आप फटाक से रिएक्शन से आइडेंटिफाई करें और मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 6, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज +1, नहीं ऐसा नहीं होता। हाइड्राइड्स में जब मेटल्स के साथ बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन तो -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये लाइन आती है, इवन ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के अंडर, तो आंसर हो गया इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ए। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंपाउंड्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी करी हुई है, NH4+ एंड NO3- में टूटेगा ये अमोनियम नाइट्रेट, NH4+ में -3 होगी नाइट्रोजन की एंड NO3- में +5 हो रही है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखनी है, बी हो गया सीधे इसका आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, इन द फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन का -2 होता है, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड में चेंज करता है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्साइड है तो -2 ही होगा। इवन एक ही है यार, यहाँ पे पूछा है कि 2 किस में होंगी, ऑक्सीजन तो एक ही है ना। हाइड्रोजन का +1 होता है सब में, सिर्फ हाइड्राइड्स में होता है, मेटल हाइड्राइड्स में, यहाँ पे कहीं भी मेटल हाइड नहीं दिखाई दे रहा। और नाइट्रोजन का इन तीनों में आप निकाल के देख सकते हैं, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू आएगी, डिफरेंट नहीं आएगी, सो सिर्फ बी ही पॉसिबल है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के ऑर्डर में आपको इन सबको अरेंज करना है, तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी निकाल दिया है, +3, +5, +6 एंड +7, ये हो गया इसका आंसर। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने को है नहीं, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ये थ्योरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के बताना है। तो 3D5 4s2 ये मैग्नीज की Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। एंड 3D सीरीज़ के अंदर मैग्नीज का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, 7 तक वो जा सकता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये इसका लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पॉसिबल है, +7 तक ये जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है, ये आई थिंक ऐसी ही रिएक्शन सिमिलर एक एग्जांपल की फॉर्म में दी हुई है थ्योरी में भी एनसीईआरटी की, तो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया, +4 से +3 में और +5 में जा रहा है, यानी लोअर और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन जा रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो ये होगी डिस्प्रोपोर्शनेशन, डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, ये थ्योरी में आता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, -1 से दूसरी इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। एंड हम जानते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए तो 3 एटलीस्ट होनी चाहिए किसी भी एलिमेंट की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो सिंपली इसका आंसर हो गया सी। एंड दैट्स ऑल अबाउट द एनसीईआरटी थ्योरी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो एमसीक्यू 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ये नीट में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं इनको करवाता ही नहीं हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द theory I have explained in this chapter or any other in general study related doubt of NEET, you can feel free to ask in the comment section, and you can also ask it on my Telegram channel also, and I'll see you guys in some other chapters NCERT explanations now.